हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। अगर यह क्लास आप डेली करते हैं तो आराम से एग्जाम में आप 25 से 26 प्रश्न बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से कर सकते हैं। देखिए दिया गया है कि अगर कोई भी यहाँ पे मानसिक रूप से पिछड़ा बालक है उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। पहला दिया गया बुद्धि परीक्षण करके, दूसरा दिया गया उपलब्धि परीक्षण करके और तीसरा दिया गया मंद बुद्धि बालकों की विशेषताओं को कसौटी मान करके। तो यहाँ पर देखेंगे तीनों तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। कोई भी बालक यहाँ पे मानसिक रूप से पिछड़ा है तो उसका बुद्धि परीक्षण कर लीजिए, या उपलब्धि परीक्षण या मंद बुद्धि बालकों की विशेषताओं को कसौटी मान करके उसकी पहचान हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वह बालक जो व्यवहार के सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है, बाल अपराधी कहलाता है, उक्त कथन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह हिली का कथन है। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। कोई भी बालक का व्यवहार है वह सामाजिक मापदंड से अगर विचलित हो जाता है, भटक जाता है, तो वह बाल अपराधी कहलाने लगता है, बाल अपराधी कहलाता है। यह कथन हिली का है। तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है। अगर विद्यार्थियों का सही रूप से मूल्यांकन करना हो तो इनमें से कौन सी पद्धति का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सतत मूल्यांकन। अगर विद्यार्थियों का सही रूप से मूल्यांकन करना है तो उनको लगातार यहाँ पर कि उनका मूल्यांकन करते रहना है। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, वैयक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण निम्नलिखित में से है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वैयक्तिक विभिन्नता दिया गया, इसका जो मुख्य कारण है यह आपको बताना है। तो ये देखिए एज पर और आपकी बुद्धि के प्रभाव पर डिपेंड करता है। तो आय एवं बुद्धि का प्रभाव होगा। यह देखेंगे सी में दिया गया है, तो सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है, टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके उसका संबंध मस्तिष्क से कर दिया जाता है, यह कथन है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सुप्त अधिगम का है, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्न में से अधिगम की विधियाँ हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अधिगम की कौन कौन सी विधि हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, देखिए पहला दिया गया है अधिगम की विधि में अवलोकन विधि। यह देखेंगे अधिगम की विधि है। करके सीखना भी सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण अधिगम की विधि में करके सीखना है। इसके बाद देखिए सुप्त अधिगम व सामूहिक विधि है। तो यहाँ पे तीन विधियाँ दिया गया, तीन के तीनों ही अधिगम की ही विधियाँ हैं। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शिक्षण और अधिगम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि यह एक सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे पहला दिया गया है एक सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल सही है। कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है यही। फिर उसके बाद दिया गया शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही है। यह भी देखेंगे सेकंड में है, यह भी आपका सही है। शिक्षण और अधिगम समझिए एक ही सिक्के के सिर्फ दो पहलू हैं। और जो शिक्षण होता है, शिक्षण से अधिगम की प्राप्ति होती है और अधिगम से ये शिक्षण होता है। दोनों आपकी गत्यात्मक प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर देखेंगे उपर्युक्त सभी वाला राइट आंसर होगा। जितने के यहाँ पे गुण दिए गए हैं सबके सब आपके सही हैं। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ध्यान से यहाँ पे चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे। दिया गया है सीखने के सूझ के सिद्धांत की जो शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से कौन सी नहीं है। पहला तो दिया गया कि यह सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को समग्र करने पर बल देता है, यह तो आपका सही है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि का उपयोग बालक तभी कर सकता है जब उसे संपूर्ण परिस्थिति का ज्ञान हो, यह भी सही है। यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता, बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपसे गलत वाला ही पूछा गया है। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है। ध्यान से आप लोग देखेंगे, आंसर बताएंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया तेजी से तथा जहाँ तक संभव हो स्पष्ट लिखना, तेजी से नहीं लिखना है।
ये देखिए आपका यहाँ पे सही पद्धति नहीं है। सर्वप्रथम विषय वस्तु को लिख देना तथा फिर विद्यार्थियों को उसे पढ़ने के लिए कहना, ये भी देखिए सही तरीका नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना और फिर उत्तर को बिल्कुल वैसे ही लिखना है, अभी देखिए सही तरीका नहीं है। इसके बाद देखिए दिया गया मुख्य बातों को जहां तक संभव हो स्पष्टता से लिखना, बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगर ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिखना हो तो जो मुख्य बातें होती हैं उनको बिल्कुल स्पष्टता से लिखना होता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, शारीरिक अस्वस्थता काम प्रवृत्ति का जो प्रवाह है तथा मंद गति के विकास बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा यह व्यक्तिगत कारण है, सी में है, सी राइट आंसर होगा। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अध्यापन देखिए अगर करना है तो इसकी जो सबसे अच्छी प्रणाली है, सबसे अच्छा तरीका यह क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनकी विशेषता में है कि उनकी सीखने की मंद गति होती है, बहुत धीमी गति से वह कुछ भी सीखते हैं, अमूर्त चिंतन का अभाव रहता है और शारीरिक दोष भी रहते हैं मंद बुद्धि बालकों में। मौलिकता का यहाँ पर देखिए कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, या कोई विशेषता नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधियाँ आती हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मनोवैज्ञानिक विधि दिया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोनाटकी विधि। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सृजनशील बालक दिया गया, ध्यान से देखेंगे, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सृजनशील बालक होगा तो वह देखिए साहस की उपलब्धि होगी, उसमें साहस होगा, अत्यधिक जिज्ञासु होगा, अधिक उसमें जानने की इच्छा रहेगी, अधिक प्रश्न आपसे करेगा और परिश्रमी भी होगा। लेकिन सृजनशील बालक आपका यहाँ पे कम बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला नहीं होगा, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा, यह सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विद्यालय में अगर तीव्र या मंद बुद्धि के बालक हैं और शैक्षणिक व्यवस्था की बात की जाए तो सबको अवसर की समानता देनी चाहिए और पाठ्यक्रम में समृद्धि और अहमन्यता को रोकना चाहिए, ये सब के सब यहाँ पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद कि यहाँ पे नेक्स्ट है सृजनात्मकता से आशयपूर्ण अथवा आंशिक रूप से तीन वस्तु के उत्पादन से है उक्त कथन है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रुचि का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न कि बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है उक्त कथन है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर यहाँ पे यस चौहान का है, बी में, तो बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसे देना चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को देना चाहिए, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा तरीका है जो विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना, यह देखिए हो जाएगा डी वाला, डी वाला राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि कक्षा में जो संबंधों के प्रतिमान अथवा समूह परिस्थिति होती है वो सीखने पर प्रभाव डालती है उक्त कथन है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा यपवार्ड का कथन है, बी में, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सी विशेषता है जो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, यहाँ पर देखिए दिया गया जो परिपक्वता होती है इसको अधिगम से कौन अलग करती है विशेषता, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा यह एक आपकी स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह क्या है आपका एक बिल्कुल स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, तो फर्स्ट राइट आंसर। मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मनोवैज्ञानिक विधि में पूछा गया है और अभी आपको जस्ट बताया गया कि मनोनाटकी विधि होता है और समान नाटकी भी होता है, अनैदेशिक भी होता है, तो यहाँ पे सब के सब हो जाएंगे, डी में, डी आपका राइट आंसर होगा, ये सब की सब आपकी मनोवैज्ञानिक विधि ही हैं, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है सृजनात्मक बालक की प्रकृति होती है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा जो सृजनात्मक बालक होते हैं सदैव सफलता की ओर उन्मुख रहते हैं, हमेशा अग्रसर रहते हैं, अगर कोई सृजनात्मक बालक है हमेशा सफलता की ओर ही अग्रसर रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा।
मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, देखिए उन्हें आवासीय विद्यालय प्रोवाइड किए जाएं और विशेष कक्षा उनको प्रोवाइड की जाए और विशेष विद्यालय ही उनको प्रोवाइड कर दिए जाएं। तो यहाँ पे क्या होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी है, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह सभी कदम यहाँ पे जो मंद गति से सीखने वाले बालक हैं या मंद बुद्धि वाले बालक हैं उनके लिए करना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि विशिष्ट बालक वह है जो मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। यह कथन किसका है। तो यहाँ पर देखिए इसका यह कथन है किक का है। किक ने कहा था कि जो विशिष्ट बालक हैं वह मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं से बिल्कुल युक्त होते हैं, भरे होते हैं। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, 4 साल का आपको सॉल्व पेपर मिलेगा और यह देखेंगे मार्केट की सबसे बेस्ट बुक होने वाली है। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल डिटेल में देख सकते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न दिया गया है। एग्जाम पैटर्न में देखेंगे आपको बताया गया है कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 मिनट का आपको समय मिलने वाला है और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से पैटर्न दिया गया है। उसके बाद विस्तृत पाठ्यक्रम दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एक एक सब्जेक्ट का अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको विषय सूची मिल जाएगा और विषय सूची में आप लोग देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 साल का सॉल्व पेपर मिलेगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको सिलेबस मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट आपका अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है, दिया गया है। और इसमें देखेंगे बुक में सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अच्छी तरीके से आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और बिल्कुल लास्ट में देखेंगे आपका आंसर शीट भी मिल जाएगा। अच्छी तरीके से बुक में एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। इस बुक को परचेज करने के लिए यहाँ पे आप किसी भी यहाँ पे बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, तो लिंक से आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन का एमपी टेट वर्ग 3 के लिए सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी आती हैं, जिसे लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज बुक्स आती हैं, तो इसको आप लोग बाय जरूर कर लीजिए। बाल अपराध का कारण दूषित वातावरण भी होता है। दूषित वातावरण से आशय है यहाँ पर कि दूषित वातावरण का जो आशय है यह देखिए हो जाएगा वेश्यालय, जुआगर, शराब खाना से हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि मनोविश्लेषण पद्धति के प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा फ्राइड, युंग व एडलर है। मनोविश्लेषण जो पद्धति है इसके जो प्रवर्तक हैं वह आपके फ्राइड, युंग व एडलर हैं। सी राइट आंसर होगा। यदि बालक ने यौन प्रवृत्ति से संबंधित कोई अपराध किया है तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा उसे नाटक, साहित्य, नृत्य व काव्य की तरफ मोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो बहुग्रेड शिक्षक प्रणाली के साथ सहमत नहीं रखता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों का आयु योग्यता के आधार पर समान होना। यह देखिए डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न की निम्न में से पिछड़े वाले की समस्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पिछड़े वाला की समस्या दिया गया है। तो इसमें देखिए स्कूल संबंधी समस्या, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, सबके सब आपकी पिछड़े बालक की समस्याएं हैं। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी होगा। डी में तो डी आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, क्या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे